वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एनके मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आपके साथ में जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सब्सिडीज बुक की, कि सब्सिडीज बुक होती क्या है, ये ज़रूरी क्यों है, एक अकाउंटेंट को इन बुक्स को साथ में क्यों और मेंटेन करना चाहिए। चलिए, तो उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिए। तो सबसे पहले इसको वन बाय वन करके एक एक करके समझते हैं सब्सिडी बुक क्या होती है। देखिए, एक बिज़नेस में बहुत सारे लेन देन होते हैं। अगर मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, एक छोटा बिजनेसमैन हूँ, मान लीजिए मेरी परचूनी की दुकान है या मान लीजिए मेरी प्रेस की दुकान है, तो मैं शायद सिंगल एंट्री पे जा रहा हूँगा, मतलब एक कॉपी बनाऊँगा और उसी में सारे खर्चे अपने लिख दिया करूँगा कि भाई मैंने इससे इतना रुपया 2 कपड़ों प्रेस करने का लिया, इसको 4 प्रेस फ्री में कर दी, इसको 5 प्रेस फ्री में कर रखी हैं, मतलब अभी पैसे इससे लेने बाकी हैं, इससे 6 कपड़ों के पैसे आ चुके हैं। तो ये सब बातें मैं लिख लूँगा शायद, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल बिजनेस के अलावा भी, और छोटा मेरा और थोड़ा नॉर्मल बिजनेस शायद मैं जनरल एंट्रीज करूँगा, लेकिन हम लोगों को सभी तरह के बिजनेस की बात करनी चाहिए। अगर मान लीजिए मेरा थोड़ा बड़ा बिजनेस है, तो अगर मैं एक ही जनरल बुक में सब कुछ नोट करके रखता हूँ, आने का माल कितना आया, कितना गया, किससे लिया, किसको पैसे दिए, कितना डिस्काउंट मिला, किसका हम लोगों का बैंक में हमने जमा करने के लिए भेजा, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सब चीज़ें एक ही जगह पे रहेंगी, तो वो थोड़ा सा मामला हौच पौच हो सकता है। तो यहाँ पे ही सब्सिडी बुक का कॉन्सेप्ट आता है। ये क्या होती हैं? ये बुक्स ऐसी बुक्स होती हैं जो ये बोलती हैं कि आप एक काम ही कर सकते हैं कि आप जनरल एंट्री की सब्सिडी के रूप में काम कर दीजिए, सब डिवीज़न के रूप में। जैसे जितना बांटोगे उतना काम आसान हो जाता है, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो आप एक काम ही करिए, आप उधार लेन देन की किताब अलग बनाइए, जिसमें आप उधार माल बेचें, जिसमें आप उधार माल खरीदें उसकी अलग बना दीजिए। अगर आप कैश में पेमेंट या रिसीव कर रहे हैं तो उसकी अलग बना दीजिए। रिटर्न आता है परचेज या सेल्स रिटर्न, उसकी अलग बना दीजिए। पैटी कैश बुक अलग मेंटेन कर लीजिए। ये एक तरह से ये सब बातें बोलती हैं, मतलब एक तरह से आप एक पर्टिकुलर बुक बनाते हैं एक जनरल के पर्टिकुलर हेड के लिए, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। इसमें आप दिन के होने वाले जो भी एक पर्टिकुलर लेन देन है, जैसे उधार माल बेचने के लेन देन एक तरफ, उधार माल खरीदने के लेन देन एक तरफ, रिटर्न वापसी के या रिटर्न आने के लेन देन एक तरफ। तो ये एक तरह से सब्सिडी बुक का काम रहता है। चलिए कुछ सब्सिडी बुक के एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे परचेज डे बुक है, तो इसमें आप केवल और केवल उधार माल खरीदने की एंट्री करेंगे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसकी एंट्री करेंगे जो भी आप उधार माल खरीदेंगे उसकी। अगर आपने कोई भी माल परचेज करा है कैश में, आप उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे, उसकी एंट्री कैश बुक में जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है, मैंने आपको ये वाली बात समझाई थी। मैं डेप्टर अकाउंट कब खोलता हूँ किसी का, मैं आपका अकाउंट कब खोलूंगा आपके नाम से, जब सीधी सी बात है आप मुझसे उधार माल खरीद लो। अब मेरे को यार ध्यान रखना पड़ेगा कितना माल गया, कितना माल बेचा, तब मैं करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा, है ना। अगर मान लो मैं कोई एसेट्स खरीद रहा हूं तो वो मेरे लिए गुड नहीं है ना, वो तो मेरी एक एसेट्स है, एसेट्स अकाउंट मेरा उसका मेंटेन होगा। तो सीधी सी बात है, अगर आप माल खरीदते हैं या आप एक फ्री, मतलब फ्री में बोल रहा हूँ, सॉरी माफ़ करिएगा, आप माल खरीदते हैं कैश में या फिर आप माल खरीदते हैं किसमें, एसेट्स खरीदते हैं, तो उस केस में आप परचेज डे बुक को मेंटेन कर रहे होंगे, तो उसमें एंट्री नहीं करेंगे। आप किसकी एंट्री करेंगे परचेज डे बुक में? सर हम केवल उधार माल बेचे जाने की एंट्री करेंगे, उधार माल खरीदे जाने की, माफ़ करिएगा, उधार माल खरीदे जाने की एंट्री करेंगे। उधार माल बेचे जाने की एंट्री किस में होगी? सर सेल्स बुक में। बताइए, क्लियर है? और इसमें भी वही कंडीशन होगी, अगर आप एसेट सोल्ड कर रहे हैं, कैश में सेल कर रहे हैं, तो आप उसकी एंट्री इसमें नहीं करेंगे। यानी कि कैश वाली एंट्री कैश में जाएंगी और एसेट्स वाली एंट्री इसमें नहीं आएंगी। इसमें केवल माल की एंट्री आएगी, उधार खरीदा जाना परचेज, उधार बेचा जाना सेल्स, बात खत्म। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न सेम इसी तरह से, जो ऑन क्रेडिट हो रहा था वो वापस आ गया या वापस मैंने कर दिया, तो उसकी एंट्रीज मैं परचेज या सेल्स रिटर्न में कर दूंगा। बिल्स रिसीवेबल में मैं उस वाली एंट्री करूंगा, मान लीजिए किसी ने मुझसे पैसा ले रखा है या मुझे किसी को पैसा देना है, तो यहाँ पे वो एंट्रीज हो जाती हैं, इससे दिक्कत नहीं रहती। अब बात करते हैं कैश बुक की। कैश बुक में क्या रहता है? कैश बुक में आप अपनी सभी रिसिप्ट एंड पेमेंट का मेंटेन करते हैं कि किसको कितना लेना है, किसको कितना देना है। कैश बुक थोड़ा मेन रोल हमारा अदा करता है। इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चंस और बन सकते हैं। कैश बुक कितने टाइप की होती है? तो कैश बुक 3 टाइप की होती हैं, ये शायद आपको पता होगा, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम
और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो अब ये क्यों अलग अलग हैं अभी इसको समझेंगे। एक हम लोगों ने पैटी कैश बुक का भी शुरुआत में नाम लिया था, तो वो क्या होती है अभी हम उसको भी समझेंगे। तो आई होप सो एक ढांचा आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे ये वाली बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, अगेन कैश परचेज और एसेट्स परचेज इसमें नहीं आता है, वो कैश बुक में आएगा कैश परचेज वाला हिसाब। परचेज डे बुक केवल क्या करते हैं, उधार माल खरीदे जाने और या बेचे जाने सेल्स बुक में चली जाती है। ठीक है, चलिए अब कैश बुक पे थोड़ा डिटेलिंग में समझने से पहले थोड़ा पैटी कैश को भी एक बार समझ लेते हैं। उसका मैंने आप लोगों के सामने एक पॉइंट भी बनाया है कि कहाँ किस तरह का रहता है। अभी हम लोग कैश बुक के टाइप समझेंगे, लेकिन एक छोटा सा पैटी कैश बुक समझते हैं। देखिए कैश बुक क्या है, कैश बुक में आप देख वही वाली बात है, अगर मेरा बिजनेस बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, कैश बुक में एक हेड बना दूंगा पैटी कैश के नाम का अच्छा से। उससे क्या होगा, ये मैं अपनी कैश बुक मेंटेन कर रहा था, इसमें मैंने एक हेड बना दिया पैटी कैश के नाम का। सर इससे क्या होगा, मैंने बोल दिया भैया ऑफिस को एक्सपेंस चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो खर्चा करना पड़ता है हर महीने। हाँ वो तो है ही। अब जैसे अगर मैं बात करूँ तो भैया मुझे वर्कर्स की चाय मंगवानी पड़ेगी, स्टेपनर की पिन खत्म हो गई वो मंगवानी पड़ेंगी, पैन मंगवाने पड़ेंगे। वर्कर बोलेगा मैं क्यों अपनी घर से लूँ, तो मुझे एक पैन लेके आने देने पड़ेंगे उन्हें कि भैया पैन रखो ऑफिस में चाहिए। कागज़ खत्म हो गए प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटिंग की इंक खत्म हो गई। तो मान लीजिए अभी ये सब जो खर्चे रहते हैं ये हमारे किस में आते हैं, ये हमारे आप लोगों के पैटी कैश में आते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे यहाँ से वहाँ तक पोस्टेज स्टाम्प करवाना है तो स्टाम्प लगेगी, स्टेशनरी लगेगी, कैरेज लगेगा, मतलब मान लीजिए भाड़ा लगेगा यहाँ से वहाँ जाने का। मान लीजिए किसी को सर्वे करवाना है तो ये सभी जो खर्चे होते हैं किस में रहते हैं, पैटी कैश बुक में। पैटी कैश बुक के नाम पे मैं क्या करता हूँ, मैं कैश बुक में से एक हेड निकाल के दे देता हूँ कि भैया 5,000 रुपये पैटी कैश बुक में मंथली स्टार्ट में भेज दे रहा हूँ आपको। मंथली स्टार्ट में 5,000 रुपये खर्चा चलाने के लिए मिल जाते हैं। अब सर होगा क्या, 5,000 रुपये खर्चा चलाने के लिए मिल गए हमको। हाँ ठीक है, अब कभी कभी ये होगा कि हो सकता है 5,000 से कम लगे आपके, तो जो 5,000 से कम लगे आप उसको मान लीजिए आपका 3,000 में काम हो गया, 2,000 आपका बच गया, सपोज करिए बच गया। वैसे तो ऐसा नहीं रहता, ऑब्वियसली बात है पैटी कैश का पैसा काफ़ी हद तक यूज़ हो ही जाता है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं बचेगा, बट तब भी एक एग्जांपल ले लो, चलो मान लो बच गया। अब इस 2,000 को आप कहाँ पे रिटर्न कर दोगे, सर कैश बुक में रिटर्न कर देंगे कि भैया तो 5,000 हमने भेजा था, 2,000 ये हमारा खर्च हुआ, मतलब कितना बच गया, 3,000 बच गया है, सीधी सी बात है ना। वो 3,000 खर्च हुआ है, सीधी सी बात है। 5,000 पेमेंट मैंने करा था, 2,000 रिसीव में मैंने दिखा दिया, तो सीधी सी बात है कितना खर्च हुआ, 3,000 का खर्च हुआ। लेकिन सर पैटी कैश प्रॉपर रूप से मेंटेन करना पड़ेगा, तभी तो आप पैटी कैश का बैलेंस निकाल पाओगे, है ना। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, पैटी कैश के बैलेंस को अगली बार के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, लास्ट में बिल्कुल कैश बुक में दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब ये एक पैटी कैश का एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको दिख रहा होगा कुछ हेड बने हुए होते हैं, पोस्टेज के हेड, प्रिंटिंग के हेड, कैरेज के हेड, ट्रैवलर एक्सपेंसेस के हेड, मिसलेनियस के हेड। पोस्टेज के जो भी हेड होते हैं, पोस्टेज या जिसे मान लीजिए टाइम टू टाइम उससे रिलेटेड हेड जो भी देंगे, स्टेशनरी से रिलेटेड हेड, पेपर हुआ, इंक हुआ, एनवेलप हुआ, प्रिंटिंग हुआ, कुछ भी वो आएंगे। कैरेज से माल भाड़े से रिलेटेड ऐड या ट्रेन फेयर वगैरह से रिलेटेड ऐड, तो अलग अलग ऐड आएंगे। इससे हमारा को दिख जाएगा कि हमारा टोटल कितना पेमेंट हो गया है। ठीक है, हमारे पास स्टार्ट में कितने रुपए थे, 168 रुपीज़ टोटल खर्च हुआ, हमारे पास बैलेंस कितना हो गया, 32। अब अगली जब महीने में अपना बिल बनाऊंगा तो यही 32 उस महीने के लिए क्या हो जाएगा सर, 32 हमारा बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद जो हमें अमाउंट रिसीव होगा हम उसको और दिखाएंगे, मान लो 100 और रिसीव हुआ तो 132 हो गया। ठीक है ना। और अगर मैं ईयर क्लोज कर रहा हूँ तो मैं इस 32 को कहाँ भेज दूंगा, कैश बुक में भेज दूंगा कि भाई पैटी कैश का इतना कैश बचा है, एक काम ये करिए इस 32 को अब इसमें अपनी कैश बुक में चला दीजिए, कि हम लोगों को अपनी बैलेंस शीट को एक एक पैसे का हिसाब से रखना होता है ना, इसलिए। आई होप सो मेरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अभी इनकी एंट्रीज भी मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखा दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ नहीं है, जिससे आप लोगों को सभी बातें यहाँ पे समझ में आती रहें, लेकिन यहाँ तक की बातें भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहले कैश बुक को हम जो समझ रहे थे, इसको एक बात जो हमें ध्यान रखने वाली होती है वो होती है, इसमें हमें 2-3 बातें पूछता है। सर क्या, सबसे पहली चीज़ वो हमसे जो पूछेगा वो ये होता है कि रिसीप्ट ऑफ पेमेंट किस साइड में लिखी जाती है, तो जवाब होगा डेबिट साइड में। ध्यान रखिएगा, रिसीप्ट सारी डेबिट होंगी और पेमेंट सारी क्रेडिट होंगी। डेबिट रिसीप्ट है और क्रेडिट क्या है मेरे भाई, पेमेंट है।
पेमेंट सारी क्रेडिट होती हैं, रिसीप्ट सभी डेबिट होती है। मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, इससे दिक्कत ना हो, ठीक है ना। इनको 2 से दिखाएंगे, इसको 22 से दिखाएंगे, तो जनरली की बात है, सबको पता होगा। इसके अलावा एक कॉन्ट्रा एंट्री वर्ड आपको और समझना है, जो मैं अभी आगे समझाऊंगा आपको आज के सेशन में। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आप कैश से रिलेटेड सारे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैश बुक पर ही करते हैं। अब कैश बुक कितने टाइप की होती है, तो उसका जवाब है कैश बुक 3 टाइप की होती है। सिंगल एंट्री कैश बुक का फॉर्मेट आज की डेट में नहीं चलता है, आज की डेट में डबल या ट्रिपल ही चलता है। क्यों नहीं चलता मैं समझाता हूँ। सिंगल एंट्री कैश बुक ओनली कैश की एडजस्टमेंट करती है, मतलब जो भी कैश का लेन देन होगा वो मैं करूँगा। अगर मान लो मुझे 4000 रुपये चेक से मिले, मैं नहीं लिखूँगा, मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं तो केवल कैश का लिखूंगा, वो तो बैंक का ट्रांजेक्शन है, मैं नहीं लिख रहा। तो ये फॉर्मेट तो गलत है, फिर मैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बना पाऊंगा अगर मैं बैंक का डिटेल ही नहीं लिखूंगा, तो गलत चीज़ है। तो एक काम ही करते हैं, कैश और बैंक दोनों की डिटेल जो लिखता है, कैश और बैंक दोनों की डिटेल जो लिखता है वो होता है डबल एंट्री कॉलम कैश बुक, ठीक है। कैश और बैंक दोनों की डिटेल जो लिखता है वो होता है डबल एंट्री कैश बुक। और ट्रिपल एंट्री कैश बुक कैश और बैंक के साथ एक हेड और बनाता है डिस्काउंट का, ठीक है ना। मतलब जो आप डिस्काउंट रिसीव के आप डिस्काउंट दे रहे हैं उसको आप अलग से मत दिखाइए, उसको हम एक अलग हेड दिखा दे रहे हैं ट्रिपल में डिस्काउंट के नाम का, तो वो ये अच्छा है। लेकिन अगर आप ये भी बना रहे हो तो ओके है, लेकिन सिंगल एंट्री कैश बुक तो किसी एंगल से ओके है ही नहीं किसी भी अकाउंटेंट में। रीज़न क्या है सर, इसमें बैंक की तो ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो अगर मैं बैंक के लेन देन कर रहा हूँ, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता हूँ, तो मेरे पास कैश बुक का तो बैलेंस होना चाहिए ना, तभी तो मैं बना पाऊंगा, वरना कैश बुक के बैलेंस को मैं अपने कैश बुक से कैसे टैली करूँगा, आप भी बताओ। हाँ सही बात है यार, नहीं कर पाओगे, तो फिर इसलिए नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल और केवल रिसीव पेमेंट की एंट्रीज होती है, और ये केवल और केवल कैश को ही रखते हैं। डबल एंट्री कैश बुक कैश बैंक दोनों को लगता है, तो इसमें कैश और बैंक 2 कॉलम बनते हैं। ट्रिपल एंट्री कैश बुक में कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों आते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी बातें करी थी। एक एग्जांपल डबल कॉलम कैश बुक का, डबल कॉलम कैश बुक ही ज़्यादा चलता है। अगर यहाँ पर ट्रिपल होता तो इसमें एक हेड और डिस्काउंट का दोनों साइड बन चुका होता, तो उसमें कोई इशू नहीं होता। इसको हटा देता हूँ मैं। तो जो भी मेरी यहाँ पे क्रेडिट साइड में है और जो भी मेरी यहाँ पे डेबिट साइड में है, ये रिसीप्ट है सभी, और ये क्या है, पेमेंट है ना, आईपीटी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हम नहीं होगी। कैश बैंक दोनों की जो भी अलग अलग रहेंगी वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखने वाली होती है, कॉन्ट्रा, सी लिखा होगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्रीज होती हैं जो कि एराइज होती हैं 2 टाइम पे। सर कब? जब बैंक से पैसा निकलता है या बैंक में पैसा जमा होता है। अब एक बात ये बताओ, मेरे पास 10,000 रुपये रखे हैं कैश में, मैंने इसे बैंक में जाके जमा कर दिया, तो ये बताओ वो 10,000 रुपये कहीं गए तो नहीं? हाँ, लेकिन कैश में से कम होकर बैंक में जुड़ जाएंगे, हाँ है ना। तो वो कैश में क्या होंगे, कम हो जाएंगे, और बैंक में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अब मान लो मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए, तो बैंक में क्या होंगे सर, कम हो जाएंगे। कैश में क्या होंगे, बैंक में कम हो जाएंगे, और कैश में क्या होंगे सर, कैश में जुड़ जाएंगे। सही बात है बस। तो जब आप कैश में विड्रॉ करते हैं या फिर बैंक से जब आप विड्रॉ करते हैं पैसे को, या बैंक में जब पैसा जमा करते हैं, है ना, जब आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो क्या होता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, है ना। जैसे मान लो मैंने बैंक से क्या करा, बैंक से मैंने 15,000 निकाले, अब 15,000 निकाल लिए, कैश में बढ़ा दिए, सीधी सी बात है। 15,000 आए कहाँ, जेब में तो आए अपने, कहाँ गए, पड़ोसी को तो ही ना दे दिए, 15,000 आ गए, बस खत्म बात। तो बस एक छोटी सी याद रखनी है। और हो सकता है मैं ऐसा भी कर दूं सर, क्या बैंक में जाके जमा करूं, तो बैंक में जाके जमा करूंगा तो सीधी सी बात है, कैश में 15,000 कम हो जाएगा, बैंक में 15,000 बढ़ जाएगा, बात खत्म। तो वो भी सी आएगा। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है एक एंट्री जो बैंक और कैश दोनों पे फर्क डालती है। तो वो कब होगा, जब आप बैंक से पैसा निकालोगे या बैंक में पैसा जमा करोगे, खत्म। तो अगर आप लोगों को लगे सेशन अच्छा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार मेरे भाई, आप लोगों के लिए खूब मेहनत है इसी तरह से, बस यही है और कुछ नहीं, ठीक है। टेक केयर, बाय।